उत्तराखंड में जन्मे ब्रिजेंद्र जी ने अपना बचपन ब्रजभूमि मथुरा में गुजारा और यही सारी पढ़ाई लिखाई की। बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर तलाशा। ब्रिजेंद्र काला जी थिएटर, आकाशवाणी, सिनेमा और टेलीविजन में पिछले 35 वर्षों से सक्रिय हैं। इन्होंने कई टीवी शोज के डायलॉग्स भी लिखे हैं, जैसे कि तेरी मेरी कहानी, कुछ झुकी पलकें, कहानी घर घर की इत्यादि। हासिल, जब भी मैं, बंटी और बबली, अग्निपथ, पान सिंह तोमर, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, गुलाबो शताबो, शेरनी, 83, PK और भी दर्जनों मूवीज इन्होंने की हैं। इसके अलावा ये काली काली आंखें, आम आदमी फैमिली जैसी प्रसिद्ध वेब सीरीज में भी ये काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेंद्र जी। अब स्वागत करते हैं इनकी अर्धांगिनी मोदिता काला जी का। मैम हैड डन MA इन इंग्लिश इन लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। इनकी क्वालिफिकेशन सुन के ही मुझे लगा कि इनका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। She had taught as a teacher in Nainital. She is an Instagrammer and loves to make reels. इनकी एक बहुत ही खासियत है, इन्हें मेडिसिन की बहुत जानकारी है। इनकी फैमिली में, आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में कभी भी कोई अगर बीमार होता है तो सबसे पहले इन्हें ही फोन आता है। ये हमारी फर्स्ट एड एक्सपर्ट हैं। जोरदार वेलकम कीजिए तालियों से मोदिता काला जी का। चलिए अब हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मथुरा जैसे छोटे से शहर से बॉलीवुड में आपने अपना मुकाम कैसे पाया? मथुरा छोटी सी जगह से कहनी तो है, लेकिन यहाँ मतलब करने का बात तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि वो तो पूरे देश में, पूरे संसार में प्रचलित है। तो वो जो शक्ति है कहने की, वो आपको बलवंत करती है कि जिस तरह से आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना प्रयास करोगे, जितनी कोशिश करोगे तो अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। मेरा भी यही है कि मैं मथुरा में मेरी एजुकेशन हुई। मेरा जन्म उत्तराखंड का है और यहाँ मथुरा में वेटरनरी कॉलेज में पापा जी की पोस्टिंग थी। वो गेम सुपरिटेंडेंट थे यहाँ पर। उनकी इच्छा थी कि मैं जैसे तैसे करके वेटरनरी डॉक्टर यानी जानवरों में डॉक्टर तो बन जाऊँ। और उस चक्कर में मैंने BSc कर ली बायोकेमिस्ट्री से। और तो अब मुझे समझ में नहीं आती वो बायोकेमिस्ट्री मैंने क्यों की, किस लिए की, क्योंकि रंगमंच में मेरी शुरुआत हुई थी आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से। वहाँ में कुछ प्रोग्राम बाल गोपाल से लेकर के युवा वाणी, फिर कुछ ड्रामा एक्टिविटीज़ जो कि मतलब रेडियो स्टेशन पर कर सकते हैं आप, मैंने की। फिर वहाँ मेरी मुलाकात अचला जी से, जिनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नाम, उनके संपर्क में आया। उनके बेटे संदीपन के संपर्क में आया। फिर एक ग्रुप था स्वास्थ्य किरण मंडल, वो मैंने किया उनके साथ मिलकर। और प्रभु की कृपा थी कि मैं धीरे धीरे करके मेन किरदार करने लगा। बहुत सारे नाटक किए मैंने, चरणदास चोर, घासीराम कोतवाल, एक लोक कथा, राग दरबारी। तो इतने सारे प्लेस करने के साथ साथ फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा पुख्ता हो जाता है। और फिर पता नहीं कब कैसे अचानक एक फिल्म बनी सुबह होने तक, जो संदीपन ने बनाई, और उसके सहारे में बस जब से बहता हुआ समुद्र की तरफ चला गया। हाँ, ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। हाँ। और मैम सॉरी, एक चीज और पूछूंगी। जब आपकी शादी हुई तो आपकी शादी एक कलाकार से हुई, एक सेलिब्रिटी से हुई, या ब्रिजेंद्र काला एक आम आदमी से हुई? एक धोखेबाज से। इनको मैंने, देखो क्या है, वो टाइम ऐसा था कि अगर ये कह दिया जाता कि हाँ ये बंदा जो है नाटक वाटक करता है या मतलब एक्टिंग करता है ना, तो उस समय कोई ध्यान नहीं था उसके अंदर। आपको पता नहीं होता कि मतलब आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी उस वक्त। मैंने एक सीरियल लिखी थी घाव। उस वक्त नए नए चैनल आए थे
और सोनी टीवी के करीब 7 प्रोग्राम में से एक वो था, वो घाव की लाइटिंग में करता था दिल्ली में बैठ करके, और दिल्ली में हमने उसकी शूटिंग देखी, उसमें मैं एक्टिंग में करता था और उसको लिखता भी था। तो प्रधान जी उनके यहाँ मैं ये लेखन पढ़ने करता था, प्रोड्यूसर थे, वहीं ऊपर एक पांड्या फैमिली रहती थी, और वो पांड्या फैमिली एक दिन अचानक आई, उन्होंने कहा कि काला शादी वादी का मूड नहीं है, मैंने क्या है, उसने बोले कि मेरी बुआ की लड़की है, मैंने कहा हाँ ठीक है बात करो। तो उन्होंने बोला कि वो लिखता है, और मैंने भी बोला कि थोड़ा राइटिंग क्या है ना कि एक रेस्पेक्टेबल जॉब कैंटी में, और एक्टिंग में मतलब कि ये कलाकार है ये है तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो थोड़ी इसलिए धोखेबाजी से हुई कि मैं बताया मैंने राइटर, और धीरे धीरे इन्होंने आके देखा कि ये तो एक्टर है। अगला एक्सक्लूसिवली आपसे, सर तो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तो जैसे फीमेल को स्टार्स होती हैं या फीमेल फैन फॉलोइंग होती है, तो कभी आपको ऐसे नहीं लगा कि सर की दिल की घंटी जो है कभी भी किसी और के लिए बज सकती है, या आप कभी उनकी पॉकेट्स वॉलेट चेक करती है ना, जैसे नॉर्मली आम बीवियां करती हैं, आप चेक करती हैं कभी, मतलब शक किया है कभी सर पर, या कभी जेलसी इनसिक्योरिटी फील हुई हो? नहीं, अब तो आदत हो गई, ये यूज्ड हो गया हम लोग अब सब। लेकिन हाँ, मेरी डॉटर काफी जेलस फील करती है, हम लोग हार्डली हम लोग को टाइम मिलता है कभी कहीं जाने का, और whenever we go तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, खासतौर में लेडीज की आदत होती है, वो आके तो ना खाने देती है ना कुछ, तो नाउ शी से कि मेरे को जाना ही नहीं है पापा के साथ, क्योंकि हमारा अपना टाइम तो होता ही नहीं है, वो थोड़ा बच्चों में हो जाता है। सर, अभी तक की आपकी सर्वश्रेष्ठ भूमिका कौन सी रही, जिससे मतलब आपको एक संतुष्टि मिली या एक प्राउड फीलिंग करते कि हाँ ये रोल मैंने किया है? मैं कई बार कह चुका, बहुत सारी बातों में मेरी ये हुआ है कि मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मेरी जितनी भी भूमिकाएं हैं उनमें से मैं किसको बेस्ट बताऊँ, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है हर भूमिका के साथ पूरी तरह से मेहनत करूँ, और वो सब एक ही कैलेबर से लिखी है, जो बहुत ही मुश्किल है कि कहना, लेकिन हाँ जो मतलब मेरे चाहने वालों को या उनके थ्रू जब मालूम पड़ता है तो पता लगता है कि जैसे 5 सिंह तोमर का किरदार है ना, या गुलाबी सितारों का, या फिर हाल फिलहाल में शेरनी, तो ये कुछ फिल्में हैं जो कि क्योंकि सक्सेसफुल नहीं है, तो उस वजह से ज़्यादा लोग जब भी बैठ कर वो 1-1.5 सीन है लेकिन लोगों को बहुत पसंद आता है, पीके का करता वो 1 सीन है 2 सीन है लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि कुल मिलाकर के मेरा पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हर किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय करूँ, और वो मेरे लिए बहुत ही क्लोज हार्ट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कह रही, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो एक विवाहित जोड़ा होता है उसमें अगर एक तेज रहे और एक सीधा साधा हो तो जो शादी का बैलेंस है वो बना रहता है, तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है? ये तो कोने कोने में ले जाए, खोपचे में लेगा उससे बात करो, खोपचे में लेगा उससे बात, ये दोनों से कौन बैलेंस है, कोशिश करता है, लेकिन मैं दबा रहता हूँ। आप दबे रहते हैं, ये सच है? देखिए वो तो ना बोल रही है अभी, नहीं अभी बोल रही है, तो बाद में भी यही बोलने वाली है कि तुम जबरदस्ती अपने आप को हाईलाइट करते हो, जबकि हाईलाइट नहीं है ये हर घर की कहानी घर घर की नहीं हड़का रहती है, हड़का के रखती है। लगती तो नहीं है, सीधी साधी तो लग रही थी कि वो हड़का के रखे आपको। शूटिंग के दौरान कोई मजेदार किस्सा सबके साथ आप साझा कीजिए। शूटिंग के दौरान मतलब अच्छे तो सारे हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, मैक्सिमम यही होता है कि अभी मैंने एक मेरी साइंटिफिक एक्सपीरियंस दिया है, जीवन बीमा योजना, जीवन बीमा भीमा हाँ, उसमें 68 वर्ष का डबल बोल रहा है, वो जीवन भी है बीमा भी है, और योजना उसकी पत्नी का नाम है जीवन की। वो एक कॉमेडी फिल्म है, और किससे तो
मतलब भांति प्रकार का। अभी मतलब जब मैं आने वाला था तो रात तक मैं शूटिंग कर रहा था, मेरे को लग रहा था आज फ्लाइट निकल जाएगी, और आधे घंटे के अंदर जो कि मतलब बोर्डिंग का टाइम होता है उसमें हम कायदे से पहुंच गए, है ना। और मेरा काम भी वहाँ खत्म हो गया, मतलब वो चल पूरा जो कल होना था। तो एक से एक जो मजेदार और जो मेरे को यादगार किस्सा लगता है वो है क्या कहते हैं, गुलाब सदा होगा कि मैं बच्चन साहब के साथ पहले दिन का शूट था मेरा, और जब हमारा वो शूट पहले दिन का सीन हुआ वो 2-3 टेक में कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद जो सुजीत सरकार है उन्होंने कहा चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मूव करने लगा पीछे से बच्चन साहब की आवाज आएगी, अरे सर जरा 1 मिनट, आप तो जरा आपका तो अंदाज थोड़ा सा अलग है, आप थोड़ा अलग तरीके से आप अपने स्टाइल में कीजिए ये वाला सीन। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था बहुत, मतलब एक बड़ा आर्टिस्ट है, उनको मेरे स्टाइल के बारे में पता है, मेरा कौन सा तरीका है क्या है। तो मैंने कहा है, और मैंने सुजीत को डायरेक्टर है तो उन्होंने स्पाइक किया हाँ, तो मैं भूल गया, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा कौन सा स्टाइल है, मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मतलब ऐसा वाला हो गया कि मुझे खुद ही अपनी मिमिक्री करनी पड़ेगी। तो वो एक मेरे को यादगार और बड़ा मेमोरेबल और वो था ऑनरेबल डे था। मैम सर रोमांटिक है कि नहीं? सर रोमांटिक हम बनाते हैं नहीं बनाते। आप कवर न कीजिए, अपना पक्ष आप खुद ही रख रहे हैं। है अक्सर बीवियों को एक कंप्लेंट रहती है कि पति उन पर ध्यान नहीं देते और नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी ऐसी कोई कंप्लेंट रहती है? उनका काम ऐसा है शूटिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज आउट ऑफ द टाउन, हार्डली वी गेट टाइम। महीने में मतलब साल में शायद ही हम लोग 2 महीना तक में रहते हैं, तो आते हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, उसमें फिर इनकी डबिंग मीटिंग सब रहती है, तो हो जाता है। देख लीजिए इतने प्यार से उन्होंने अपनी कंप्लेंट सबके सामने रख दी है। चलिए मैम के लिए तालियां हो जाए। 1-2 प्रश्न हम यहाँ ऑडियंस में से लेना चाहेंगे जी, कि हस्बैंड का सिर्फ रोमांटिक होना ही पत्नी के लिए एक वजह नहीं है, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कि वो केयरिंग है कि नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मतलब उसको उनकी जो भावनाएं हैं उनका एहसास है कि नहीं, है ना। वो तो ठीक है कि मतलब कि रोमांस तो वो जिंदगी भर तक रहेगा कि मतलब कि आप दोनों करीब हो, कैसे उसको किस तरह से जताते हैं। तो वो जो भाव होते हैं आपके अपनी पत्नी के प्रति, वो यही कि मतलब उनकी केयरिंग कि वो कितना सुबह से लेकर शाम तक आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वो पूरा फ्रंट संभालती है। आप बाहर संभालते हैं, वो आप बाहर का ऑफिस संभालते हैं, वो घर का ऑफिस संभालते हैं। और मैंने महसूस किया कि मतलब कि जब कभी कभी ऐसे भी चांसेस होते हैं जब उनका अपने मायके या घर से कहीं बाहर जाती हैं, और वो जब 2-3 दिन मैं और मेरी डॉक्टर घर पे रहते हैं, हमको समझ ही नहीं आता किस करवट बैठो कि सुबह क्या करो, शाम को क्या करो। अगर मैं शूट से भी लौट के आ रहा अभी क्या बाहर से आप कब तक मंगाओगे, है ना। और उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं ना, छोटे छोटे न्यूएंसेस कि क्या करें, कर्टेन बदलने हैं कि नहीं, कि अभी चादरें चेंज करनी है कि नहीं, अरे ये कब से लगी हुई है, तो ये सोफे को की क्या स्थिति हो रखी है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपको उसका आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है। मेरे को नहीं पता कि मेरे घर की कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो फिर मैं फोन कर करके यार वो किधर है, वो कहाँ है, वो जो मसाला मैं सोच रहा हूँ इसी लिए डालना, मैं रेसिपी पूछता हूँ उससे फोन कर करके। मतलब आप हाथ पूरा बताते हैं। हाँ मतलब क्या होना चाहिए कि वजह होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के करीब कितने हैं। नहीं तो हम चाह रहे हैं कि अरे बाजार जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने सर। सभी पतियों के लिए एक लर्निंग है यहाँ पे, और इसी के साथ हम अपने सर्वन से क्वेश्चन लेना चाहेंगे। कोई पूछना चाहे क्वेश्चन? सर मेरा नाम सतीश गुप्ता है, रोटिका बरेली नॉर्थ से।
आपका ये बहुत बढ़िया दोनों का ये पेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने बहुत बातें बताई, लेकिन पारिवारिक अभी और बताइए कि कब आपकी मैरिज होगी, कितनी बच्ची है, बच्चे कहाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या स्टडी? क्या उचित प्रश्न अच्छे दिन से हो रहे हैं, तो उन्हीं दोनों को जमीन से लेके आसमान तक पहुंच इधर गए के हैं। हैं। हाँ, बाहर से अच्छी पत्नी भी मिल गई है। क्या बच्चे कुछ चैरिटी के काम भी करते हैं क्या? चैरिटी के काम भी करते हैं। चैरिटी दान पुण्य। ये एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि मैं इस फील्ड को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास मतलब आए थे आते हैं पहुँचना चाहते हैं। और अभी कोरोना के टाइम में तो मतलब स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि आपको समझ नहीं आता कि किसके, क्योंकि बेचारे एक के बाद हालात खराब होते चले गए। और जैसे ये बच्चों की बात हो रही है, तो इनको मैं बीच में जो मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो ये कभी कोई हॉस्पिटलाइज है या कभी किसी, अभी हमने बीच में मतलब कौन सा मतलब किराए के लिए कुछ 1-2 बच्चे थे, तो उनका भी किया। अब चक्कर क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको मतलब कह के बड़ा ही एक हाथ से दिया दान, दूसरे हाथ को भी नहीं। तो अभी भी मैंने मतलब कोरोना के टाइम में जितना हो सकता था, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से आप वो चाहे कोई भी हो मतलब तो कैंसिल करते, क्योंकि अभी क्या है ना कि जिस तरह से ये आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, एक के बाद एक मैसेज आते रहते थे, कभी किसी की जरूरत, कभी किसी की जरूरत। तो मुझको लगता था कि हाँ ठीक है भाई, इसको बेचारे को 1000 चाहिए, इसको 2000 चाहिए, इसको 5000 चाहिए, कि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि समझ ही नहीं आता। फिर दोस्तों को कह करके जो कि हमारी फील्ड में हैं, उनसे कह के थोड़ा करके, तो ये तो मतलब जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से सिलसिला बना हुआ है। और कभी कभी तो ये होता है कि हमारे आसपास के ही जो मित्र होते हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, वो अगर एडमिट हो गए, उनकी अगर तबीयत बहुत बुरी खराब हो गई, तब उसमें भी हमको आगे बढ़ करके इस तरह से आपस में मिलजुल करके, तो ये एक सिलसिला है जो कि जीवन भर आपके आसपास बढ़ता रहेगा। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। बहुत इंसान से काम आता है। सर, हमने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज कुछ पंक्तियाँ करिए। जब मैं टीवी में देख लिया होगा। नहीं, मैंने आपका जो वो था ना कि शादी के लिए जब गए थे आप, मैंने वो सुना। आपको एक किस्सा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ना, जीवन से भरी, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए मुझे मालूम है आप गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपको लगता है कि मतलब शादी, अगर पता नहीं आप में से कितने होंगे जिनकी शादी ऐसी हो गई होगी, पता नहीं चला होगा। मतलब और लोगों ने फील्ड की होगी, है ना। एक मतलब कि माँ को पसंद आ गई लड़की, तो आपने हाँ बोल दिया, पिताजी को पसंद आ गई, हाँ बोल दिया, बहनों ने पसंद कर लिया, आपने हाँ बोल दिया। मेरे को बाकायदा, मैं घाव की शूटिंग मेरी खत्म हो गई, मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आने के बाद फिर मेरे को आया कि लड़की वाले आए नोएडा, मई बिहार। मैंने ठीक है, फिर मैं स्पेशली गया और वहाँ पहुँचा, इनसे मुलाकात हुई, किसी ने कह दिया कि ब्रजेश बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो इन्होंने एक नज़र देखा मेरी तरफ कि मतलब अच्छा गाता भी है, और तो मैंने सुना दिया। वो पूरी म्यूजिकल कहते हैं फिल्मी शादी हो गई मेरी एक तरह से। तो उस समय मैंने इनके जो गाना सुनाया उसकी एक लाइन सुनाया वहाँ पर, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर बरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, वाली आवाज है आपकी। उसके बाद जब शादी वाली होगी और ऐसे लगे हुए, तो क्या था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। तो मैं वहाँ के मालिक थे पाला, उनको मैंने बोला कि भाई जो मित्र हैं उनको तुम ये कार्ड दिखा देना, मुझे कहना कि शाम को, तो मैंने बोला मेरे कार्ड शादी चलो।
तो जितने भी जरूरी दोस्त थे उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि छोला वोला चना चमड़ा वहाँ मिल जाएगा और सब वहाँ पहुँचे। और यहाँ भी मंगेशपुर आए, यहाँ बैठे हुए थे और ठंड 3 दिसंबर को शादी थी हमारी। दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड थी और उन्होंने आके मुझे कान पे बोला कि भाई सुना है तुम गवा लेते? अरे नहीं मामा जी ऐसी गुनगुना लेता हूँ थोड़ा हमको सुना। तो मैं उनको सुना रहा था, उनके कान में तो होता है तो ये बगल में आके बैठे हुए थे, तो इनको ये था कि कहीं सुर बिगाड़ ना दे ना, इस तरह से होता है ना हमारे क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कौन सा? हाँ मैंने शुरुआत की कुछ भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब है। अब मैं ये आवाज मेरी मतलब बिल्कुल ऐसे ही दूर दूर तक पहुंची और मेरे जो इष्ट मित्र थे हाथ में गिलास और चखना लेके टहलते हुए थे कि और मैं गा रहा हूँ देख रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको तो बुलाया नहीं था, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब ऐसे ऐसे बैठे हुए सब मतलब झूम रहे हैं फिर भी आए। फिर लास्ट होती है जूता चुराना। जूता चुराया गया और माँ असला जी भी साथ में थी। हाँ तो सालियों ने इन लोगों ने बहुत जैसे डिमांड कर दी तो माँ ने कहा कि ये तुमको एक गाना सुना देगा, उन्होंने कहा कुछ सुना दो तो पैसे हाफ हो जाएंगे। तो उसमें फिर मैंने लास्ट वाला सॉन्ग था, कवाली थी इसकी, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है तुम्हारा न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो मैं दिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो मैं दिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा डराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। और इसी इतनी मेहनत करने के बाद अंत में मैं विदाई हुई, फिर बाबा की गलियां वाला गाना होगा। सर अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे रोटेरियंस के लिए कोई मैसेज और फिर उसके बाद 2 पंक्तियां। इतनी मधुर आवाज है आपकी। ऑडियंस से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? लाला सर, आप ड्रामेटिस्ट और फिर आप एक्टिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री गए, तो आपने क्या महसूस किया कि जो ड्रामा फील्ड में जो ड्रामा करके जो फिर फिल्म एक्टिंग में जाते हैं या फिर स्ट्रेट बहुत से कलाकार आते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन यू एंड दैट? एक्चुअली क्या है कि ये दोनों ही माध्यम बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रामा जो कि हम मंच में करते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल है। जब हम यहाँ परफॉर्म करेंगे तो मतलब हमको लास्ट की ऑडियंस तक सबको समझ में आना चाहिए कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम क्या डायलॉग बोल रहे हैं। वही चीज़ जब हम कैमरे के सामने करते हैं है ना, अब हम बेसमेंट बन के तैयारी चाहे पीएंगे सामने बाकी सब लोग सामने बैठे कोई नहीं है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। तो जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो सिर्फ ड्रामा जो है वो हमको एक डिसिप्लिन सिखाता है और हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि जब हम कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं। तो यही मेरे को उसने दिया है। शुरू में मैं भी जब मैंने परफॉर्म किया, मैं कभी थिएटर से था तो बिल्कुल एकदम हार्ड होता है कि एक्शन को इस तरह का परफॉर्म कर देना कि अरे मैं साथ नहीं दिखाएगा इसको कि क्या होने वाला है।
तो डायरेक्टर बोलता ओ ड्रामा नीचे, वो बालकनी वाला भी देख रहा था यहाँ थोड़ा कम कर दे भाई। तो वो माध्यम दोनों अलग अलग है। तो जब हम उसमें जाते हैं तो हमको उसमें ढलना पड़ता है। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं ऊपर थोड़ा सा हाथ पाँव फैला करके जिस तरह की परफॉर्मेंस, तो धीरे 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 उसको एक नाम दिया गया और उसको बोलते हैं हम सेटल, कि सेटल परफॉर्मेंस, कि जब जिसकी जिस तरह की जरूरत है वो वैसे परफॉर्म करे। और कभी कभी क्या होता है एक्टिंग, तो मेरा मानना है कि अब एक्टिंग नहीं, अब परफॉर्म कीजिए। एक्टिंग का मतलब होता है झूठ। हम एक्टिंग कब करते हैं जब झूठ बोलते हैं। तो मतलब उसको तो अब ये है कि मतलब ये सवाल नहीं है अरे भाई एक्टर है, हाँ एक्टिंग आती है, वो पहले सिलसिला था कि तुमको मतलब कैमरे के सामने परफॉर्म करना आता है, ड्रामा जब आप करते हो वो परफॉर्म करना आता है कि नहीं आता है ना? लेकिन अभी ये है कि भाई बहुत अच्छी बात है आपको एक्टिंग आती है, लेकिन हमको चाहिए गुड परफॉर्मेंस, कि मतलब आप परफॉर्म कर लोगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये फर्क है। लेकिन जो ड्रामा से है, फिल्म इस फील्ड से है, वो कॉन्फिडेंट है, वो मतलब डिसिप्लिन है, और वो आएगा उसको वक्त भी नहीं लगेगा अपने आप को चेंज करने में। सर हमारे यहाँ सर ने पूछा था आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा, आपके बच्चे क्या कर रहे मेरी एक बेटी है और जुनाई काला, वो ग्राफिक्स का कोर्स वहाँ बॉम्बे से ही कर रही है, पर्ल्स एकेडमी से। और बस एक ही बेटी है मेरी। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसका एक्टिंग के प्रति कोई लगाव हो, वो राइटिंग बहुत अच्छी कर लेती है। लेकिन अभी भी देखना होता है आजकल के बच्चों की राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट, वो हमारे आसपास भटकती नहीं है जैसे ना, ऐसा हो रहा है। तो अभी क्योंकि ग्राफिक्स का कोर्स उसने चल रहा है, उसका सिलसिला देखो कि इसी फील्ड के अंदर वो क्या कर सकते हैं किस तरह से, तो अभी उसकी स्टडी जारी है। ब्रजेश जी, अनुरोध है कि आपकी किसी फेवरेट आपकी मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग इस समय आप सुनाए तो। एक्चुअली जब मैं एक तो ऐसा वाला कलाकार नहीं जिसके कि मतलब डायलॉग मतलब मार्केट में चलते हो। पर सर आपके जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, जो रोल रहे हैं, सब दिलों को छू के जाते हैं और सब मतलब याद रहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में वो छोटे से छोटा हो या अच्छा बड़ा रोल भी हो, कोई भी वो न्यूआंसेस हैं छोटे-छोटे। जैसे 500 की उम्र में है, वो किस तरह से मतलब वो जाता है उसके पास और बोलने लगे आप डाकू कब बने, तो वो गुस्सा हो गया, उसने बोला कि डाकू पार्लियामेंट में होंगे, है ना, डकैत आप कब बने, इस तरह की लैंग्वेज। तो वो एक छोटे-छोटे न्यूआंसेस में ही होते हैं मेरे जान से। मतलब ऐसा नहीं बोलते इस तरह का डायलॉग है जो कि हाँ जिसको कि मैं ऐसे कहकर सुना। अच्छा एक चीज़ और, जैसे चलिए अपना डायलॉग नहीं, तो आपका कोई फेवरेट डायलॉग किसी भी एक्टर का जो आपको कुछ बचपन से या आपके जवानी के दौर से याद हो? देखो हम जब मथुरा में थे तो गिनती की सिनेमा होते हमारे पास, मतलब गिनती क्या है, अब तो गिनती भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी टॉकीज था, राजकमल था, सपना टॉकीज था, आपका मिलन टॉकीज था, संगीत ये था, है ना। और बाकी जाके टाइम पे सभी सिनेमा वो खुला था, मिलन था, है ना। और बेंचें लगी थी क्योंकि पाकिजा रिलीज हो गई थी पर पूरी तरह से बन नहीं पाया था। वो था दीवार देखने गए थे हम लोग, तो दीवार तो कैसे देखते थे आप, एक ऊपर लग के सिर्फ गिनती के पैसे खिड़की के अंदर घुसेड़ देना और फिर हाथ जब निकालना तो टिकट आपके हाथ में होगी, ये जमाना हुआ करता था उस समय। तो वही है बच्चन साहब की लाइन है, तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बेटा अभी चाबी जो है इस गेट से खुलेगी, क्या है? हाँ बोलिए सर। आपको MS धोनी है, हाँ आपकी कमेंट्री वो मतलब भूलने वाली नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को उससे थोड़ा सा कि तो हाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि मतलब मैंने MS धोनी में कमेंट्री की, उसके बाद 83 में मैं BCCI का कार्यकर्ता बना, और अभी एक और फिल्म आ रही है शाबाश बिट्टू, वो उसके ऊपर जो क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर है फिल्म, उसके ऊपर उसमें BCCI का चेयरमैन बना, मैंने सारी बातें हासिल कर ली। तो धोनी में तो मतलब ये था कि मतलब और क्योंकि
हम लोग जब क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे ट्रांसमिशन पे, और रात को जब वेस्ट इंडीज में मैच हुआ करता था, है ना, तो बजता रहता था रेडियो, कर हम सो जाते थे। तो सुबह नींद एक तमाचे से खुलती थी कि मतलब रेडियो चल रहा है क्योंकि रात भर बैटरी खत्म कर दी। हाँ, वो चलता रहता था। तो इसलिए वो कमेंट्री का एक थोड़ा सा शौक था, तो वो कमेंट्री मैंने उससे मैच नहीं करती, लेकिन जब मैंने डबल की थी तो वो अपनी तरह से ही बना करके डाली हुई थी, उस तरह से वही सुना दीजिए। हाँ, और आसमान एकदम खुला सा है, मुझे लगता है कि शायद आसपास बादलों का कुछ एक समूह जो है वो इधर उधर घूम रहा है। जिस तरह से ये बिल्कुल सामने वाली टीम ने अपनी तैयारी कर ली है, और पहली गेंद देकर के आपका मना चलेगा, उसके बाद देखते हैं कि मतलब ये बिजन सिंह दे दी उधर से बॉल डाली, सीधे घुमा दी, 4 रन के लिए। मथुरा के दोस्तों को मिस करते हैं, मथुरा के दोस्तों को मिस करते हैं, मथुरा के दोस्तों को बहुत मिस करते हैं। एक दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉम्बे जाने के बाद जैसे बात होती है ना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो कोई नाम याद नहीं आता। वो नाम इसलिए याद नहीं आता कि मैं जिन साथी कलाकारों के साथ काम करता हूँ वो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो ऐसा वाले दोस्त नहीं है जो कि हमने बचपन में मथुरा में, है ना। वो सारे दोस्त मेरे अपने अपने मथुरा से इधर उधर, कोई फरीदाबाद चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, लेकिन मोस्टली मेरे जो पड़ोस के जो साथी थे वो मैक्सिमम फरीदाबाद में सेटल हो गए थे। आज उनके बच्चे बड़े हो गए, आज उनके बच्चे कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई यहाँ है ना। तो वो जो दोस्ती और इस तरह की जो बातें होती हैं वो मुझे लगता है कि बस कभी तक, उसके बाद जब मैं इधर आया तो मेरे साथ वही दोस्त होता है तब तक जब तक हम शूटिंग करते हैं, 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन या लगातार उनके साथ। जैसे विनय पाठक हैं एक्टर कलाकार, उनके साथ मैंने मैक्सिमम 16 फिल्में की। तो कभी कभी मया उनसे कहते भी हैं, कभी कभी मैं भाई इतनी फिल्में तो धर्म की और हिमा की नहीं, तो बस यही, ऐसा नहीं होता कभी भी कि मतलब कि बॉम्बे जाकर के कभी इस तरह की बात हुई होगी, आओ चलो कभी चाय पे मिलते हैं कि कभी कॉफी पे मिलते हैं या शाम को ड्रिंक पे मिलते हैं, नहीं हो पाता। बचपन के दोस्तों की बात ही अलग है। आपने अभी जिक्र किया था कि आपके दोस्तों ने कहा काले की शादी है, तो आपके दोस्त आपको ऐसे काले कह के संबोधित करते थे या स्कूल मेरा नहीं, जो मेरा लोकल मथुरा में जब रहता था मेरा निकनेम पप्पी था, ओके, है ना। उसके बाद बॉम्बे और इस तरफ जब मैं गया तो मेरा नाम बिंचू हो गया, ओके, हाँ। तो मेरे यहाँ और पप्पी बॉस क्रिकेट खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलने चलते हैं, तो मैं डेफिनेटली मतलब मेरे मोहल्ले में जितने भी बच्चे थे उन सब में सिर्फ मैं था जिसको मतलब सिनेमा का शौक था, उनको भी था, लेकिन क्योंकि मेरी 3 बहनें और मैं एक लड़का था तो पता नहीं शायद पापा की तरफ से थोड़ी सी रहम था, एक थी कि मैं कुछ भी कर लिया, बाकी अगर देख लिया है तो मेरे को इतना नहीं होता, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाते। तो फिर मैं छत पे गर्मियों में छिड़काव करने के बाद जब छत में सोया करते थे तब मैं पूरी कहानी स्टार्ट टू फिनिश पूरी कहानी फिर नहीं सुनाया करता था, और सब चुपके से पूछते थे कौन सी लेके आया है। तो ये एक हो सकता है कि मतलब कि उस वक्त से ही मेरे अंदर थोड़ा ये एक अट्रैक्शन था सिनेमा के प्रति और फिल्म के प्रति, लेकिन मैं क्योंकि बेसिक थिएटर करता था, थिएटर की तरफ में चला गया था, मेरा रुझान था, फिर वहीं से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके फिर पता नहीं कब किस तरह से बात बनती थी। सर हमारे ऑडियंस के लिए कोई संदेश बस ये कि मतलब कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रॉकी क्लब का कि उन्होंने मेरे को ऐसे मौके पर याद किया कि देश के कई कोने से कई जगह से सारे लोग आए हुए हैं, और मेरे को एक ही छत के नीचे उन सबसे मेरी मुलाकात हुई और मेरे परिवार की मेरी वाइफ थी, हम दोनों की इस तरह से बिल्कुल रूबरू हम लोगों ने बातचीत की, बिल्कुल घर की तरह एक फील कराया मेरे को, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मतलब आगामी कभी भी इस तरह का कुछ भी बात बन पड़ी और मेरा किसी तरह से भी अगर उपयोग हो पाया तो वक्त रहा, समय रहा और पॉसिबिलिटीज जैसे भी बन पाई तो मैं आपके साथ हूँ। क्या बात मेरा नाम मनोज राव भैया है, 2 शब्द आप आज की जो हमारी चाइल्ड शो हुआ है इसके बारे में 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंघल जी, आज सभागार में उपस्थित हमारे RI इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव रुटीन अरोड़ा जी, मंचासी हमारे PDG रुटीन अरुण जैन साहब, अच्छी पैनलिस्ट के रूप में कार्य कर रही रुटीन नित्या जी, बालपानी जी, और हमारे आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे रुटीन विनय अस्थाना जी, और हम सबके अट्रैक्शन जिसके हम लोग इस सेशन का इंतजार कर रहे थे अन्य सेशंस के साथ साथ माननीय श्री विजय काला जी और मिसेस काला जी। ये बहुत अच्छा सत्र हम सबके लिए रहा। हम लोग कल से रोटरी के बारे में, उसके फाउंडेशन के बारे में, डोनेशंस के बारे में, कार्यविधि के बारे में हम लोग अब तक क्या कार्य किए सब पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज एक ऐसे कलाकार के बारे में चर्चा हम लोगों ने की जो हम इनको टीवी पर पिक्चर हॉल में देखते हैं और जब अपने सामने पाते हैं तो बहुत ही सिंपल एक व्यक्तित्व होता है जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बस मथुरा नगरी में ही आपका कर्म क्षेत्र अधिकतम जीवन यहाँ पर रहा है। यहाँ से आप मुंबई गए और अपना कार्य क्षेत्र कलाकार के रूप में वहाँ पर बनाया है। तो अपने ऐसे पारिवारिक जीवन और एक कलाकार के रूप में जो जीवन आपका चल रहा है वो सामने कैसे बिताते हैं, इस विषय में आपने चर्चा यहाँ पर की। इस तरह से अपने जो आज के समय का ड्रामा कल्चर है, पिक्चर्स में जो बदलाव टेक्नोलॉजी में आया है उसमें इस तरह आपने समावेश किया है और अपनी पहचान बना के रखी है। मुझे भी खुशी हुई जब आपको लेके हम लोग जा रहे थे और रास्ते में काफ़ी लोग पहचान रहे थे और लोग फोटो खिंचाने लगे। तो ये बड़ी सुखद अनुभूति होती है, इसको जो महसूस करता है वही समझ सकता है। और आपने रोटरी क्लब के हम सबके अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ पर आप आए, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके यहाँ पर आगमन के लिए। और विशेष रूप से आपके परम मित्र श्री GD शर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा, उनके माध्यम से आपसे मिलने का मौका मिला और आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, हमारे मुकेश बालपानी जी कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद हमारे इससे पहले की मोमेंटों का सिलसिला जारी हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे विजेंद्र काला जी से कि कृपया 2 आप बहुत अच्छा गाते हैं तो उसमें एक भी लाइन गाएं, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। मेरा अनुरोध विनय भैया से, PDG विनय अस्थाना से कृपया इस सेशन को समाप्त करके और बहुत बहुत धन्यवाद मंडलाध्यक्ष मुकेश जी, मंच पे आसीन काला जी, मुकेश बालपानी जी, नित्या जी, ब्रजेंद्र से और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर अरुण भाई, सभागार में उपस्थित सभी रोटेरियन साथियों। अभी आपने एक कलाकार से वार्ता सुनी और नित्या जी के चुभते हुए सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर गए और उन्होंने उसका बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उससे सभी लोगों को ये पता चला कि जो कलाकार है वो भी एक निजी जिंदगी में हमारे और आपकी तरह ही जीता है। कोई अलग से परिवर्तन नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो लोग गए हैं उनका गृहस्थ जीवन अलग होगा, बस एक ही अंतर है, वो समय परिवार को कम दे पाते हैं। उसका एक एडवांटेज उनके साथ है कि उनको डांट कम पड़ती है, उनका ख्याल रखा जाता है, घर में कम समय के लिए आते हैं तो पूरा उनका ध्यान रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये शो मुकेश जी ने जो आज आयोजित किया है वो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। और मुझे लगता है कि जो काला जी ने बातें बताई, जो उनका जन्म स्थान था उत्तराखंड और जो उनका रुझान डाइवर्ट हुआ जो उनकी कर्म भूमि के लिए, वो मथुरा से हुआ और यहाँ से भगवान ने उनको एक प्रेरणा दी
कृष्ण भगवान ने कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। और उनका जो कर्म भूमि थी वो मुंबई हुई जहाँ से वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि और आगे जाएंगे और हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और मेरा एक मोमेंटो छोटा सा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनय अस्थाना जी के लिए। सर एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह शानदार संचालन के लिए जोरदार तालियां इतने बढ़िया जवाब देने वालों के लिए, इतने बढ़िया सवाल पूछने वालों के